हेलो नमस्कार। हम लोगों ने पिछले क्लास में आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप और डब्ल्यूटीओ के बारे में, गेट्स के बारे में, इन चीज़ों के बारे में अच्छे से देख लिए हैं। आज हम लोग अदर कुछ जो महत्वपूर्ण इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में देखेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं अपना लोग। पहली बात मैं कर रहा हूँ आज न्यू डेवलपमेंट बैंक का करूँगा, जिसको कि ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स के बारे में आप जानते होंगे। ब्रिक्स जो है 5 देशों का समूह है, जिसमें कि ब्राज़ील, अच्छा लिखने की क्या बोल देता हूँ, ब्राज़ील, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया और सी फॉर चाइना और एस फॉर दक्षिण अफ्रीका समूह है। ब्रिक्स का जो विचार है ना, सर्वप्रथम 2001 में गोल्डमैन सैक्स नामक जो है, इसका नाम था गोल्डमैन सैक्स बोलते हैं, इसका लिखा जाता है SACHS, गोल्डमैन सैक्स नामक आर्थिक सलाहकारी संस्था के अर्थशास्त्री थे। उनका नाम था जिम ओ नील, ZIM लिखता है, लेकिन जिम ओ नील। तो ये अर्थशास्त्री जो है जिम ओ नील जो है, यही जो है ये ब्रिक्स का विचार जो है सर्वप्रथम 2001 में प्रस्तुत किया था। और जिम ओ नील द्वारा जो है ब्राज़ील, रूस, चाइना और भारत को आने वाले समय में उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में पहचाना गया था। और अब तो खैर ब्रिक्स में वर्तमान में विश्व में लगभग 43% आबादी का निवास स्थान है और वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 23% और वैश्विक व्यापार में शायद लगभग 17% की हिस्सेदारी है ब्रिक्स का। और क्षेत्रफल, वैश्विक क्षेत्रफल का तो इसका टोटल प्रतिशत जो है वैश्विक क्षेत्रफल का ब्रिक्स का वो 26, हालांकि आप क्या बोलते हैं ज्योग्राफी में पढ़ेंगे इनको, जो वो है 26.6% वैश्विक क्षेत्रफल का, इतना भाग फैला हुआ। तो अब हम लोग बात करते हैं, मेनली जो बात मुझे करना है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का करेंगे, जो कि ब्रिक्स समूह द्वारा जो है इसे चलाया जा रहा है। तो ये जो हुआ था ना, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। वर्ष चक्रीय रूप से सदस्य देशों में किया जाता है, चक्रीय रूप से। ये ब्रिक्स आप पढ़ लिए है ना, BRICS। तो ये अब सम्मेलन की बात इसलिए मैंने कर दिया क्योंकि बार बार सम्मेलन होता है कि अपने इंडिया में भी प्रहलाद सिंह पटेल जी किया था 2020 में, याद होगा आप लोगों को थोड़ा बहुत। तो ये जो होता है ना सम्मेलन, ये चक्रीय रूप से सदस्य देशों में किया जाता है। अब तक ब्रिक्स के 12 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा चुका है, और जिसमें कि अपना इंडिया में अभी हुआ ही था, वो क्या बोलते हैं, कोरोना के टाइम में ही हुआ था, जिसमें कि भारत से प्रहलाद सिंह पटेल जी, केंद्रीय मंत्री, इसी ने अपना प्रतिनिधित्व किया था। तो ये हो गई आपको ब्रिक्स की बात। मेनली हम लोग बात करने वाले हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। आइए न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, जिसे ब्रिक्स का बैंक भी कहते हैं, ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। ब्रिक्स क्यों जाना जाता है भाई? तो क्योंकि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित जो है बहुपक्षीय विकास बैंक है। और इस बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है भाई? इस बैंक का मुख्यालय जो है शंघाई में, इस बैंक का मुख्यालय शंघाई में। और जो है क्षेत्रीय मुख्यालय जो है ना, ये है जोहान्सबर्ग। क्षेत्रीय मुख्यालय जोहान्सबर्ग कहाँ है भाई? जोहान्सबर्ग तो साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में स्थापित है क्षेत्रीय कार्यालय। और ये जो है, ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट आया था, विश्व बैंक के 5वें शिखर सम्मेलन में आया था, जिसका आयोजन जो है दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। और सदस्य देशों द्वारा जो है बैंक के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद जो है बैंकों के कार्य और निवेश के संदर्भ में सहमति नहीं बन
बन पाया कोई, तो इसलिए वो समझौता तो कैंसिल हो गया। लेकिन ब्रिक्स के छठे शिखर सम्मेलन में बैंक की स्थापना के लिए कौन सा घोषणा पत्र, फोर्टालेजा 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 देख लेना भाई IBPS वाले, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। फोर्टालेजा डिक्लेरेशन के तहत कब छठे सम्मेलन में लाया गया और बैंक की स्थापना से संबंधित समझौते पर सदस्यों ने हस्ताक्षर कर दिया। पांचवें में नहीं हुआ लेकिन छठे में हो गया। फिर बात जो है ना, सातवें शिखर सम्मेलन में जो है बैंक की स्थापना से संबंधित समझौता तो लागू हो गया और इसमें जो है बैंक के गवर्नर मंडल की पहली बैठक का आयोजन भी किया गया, जिसमें कि हाँ, गवर्नर मंडल के बैंक में कौन कौन भाई आता है, इसमें बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और निदेशक मंडल के सदस्यों ने जो है मतलब भागीदारी दर्ज की थी सातवें सम्मेलन में भी, और वही प्रचलन चल गया। अच्छा, ये जो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, फोर्टालेजा घोषणा पत्र जो है, इसमें ये बात कहा गया था जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी जो है, वो प्रारंभिक अधिकृत पूंजी जो है ये ऑथराइज्ड कैपिटल कितना, $100 बिलियन और सब्सक्राइब्ड मतलब क्या बोलते हैं, प्रारंभिक अभिदत्त पूंजी जो है $50 बिलियन रहेगा। पेड अप कैपिटल $50 बिलियन। और इसमें जो है सभी सदस्य देशों द्वारा समान योगदान दिया गया। ऐसा नहीं है जो किसी ने ज़्यादा किसी ने कम, तो किसी ज़्यादा कम देता तो फिर तो कोटा निर्धारित किया जाता भाई। तो इसमें सभी ने समान योगदान दिया और सभी देशों के समान मताधिकार प्रदान किया गया है। सबने पैसा सेम दिया तो समान मताधिकार तो रहेगा ही ना भाई, सबका समान मताधिकार है सभी सदस्य देशों का। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की विशेषता यह है कि इसमें जो है ना, किसी सदस्य देशों को वीटो शक्ति प्रदान नहीं की है। क्यों प्रदान किया जाएगा, सबने सबके लिए बराबर है सारा कुछ, तो वीटो शक्ति, तो ये खासियत बात है। क्योंकि देखते होंगे जो कितने चीज़ें हैं FATF से कभी निकाल देता है पाकिस्तान को, कभी ला देता है, इसका कारण है वीटो शक्ति है बहुत देशों को, तो वो तुरंत वीटो पावर जान ही रहे हैं आप। अच्छा हाँ, तो अपना भारत की जहाँ तक बात कर लेंगे तो भारत का के बारे में ये है। अच्छा, बैंक का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जो होता है ना, CEO, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो CEO है, अच्छा 2015 में तो ये गठन हो गया था, जान ही रहे हैं। और इसका जो CEO है ना, CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर प्रेसिडेंट है और इसकी नियुक्ति जो है 5 वर्षों के लिए किया जाता है। बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में, मजे की बात है ना, जब अपना इंडिया वाले ही रहते हैं, बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में भारत के केवी कामत की नियुक्ति की गई है और अन्य सदस्य देशों द्वारा एक एक उपाध्यक्ष नियुक्त की गई। और इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य भी तो कुछ होगा ना, तो मुख्य उद्देश्य कुछ नहीं है, मुख्य उद्देश्य है जो ब्रिक्स देशों के जो भी विकासशील देश और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की अवसंरचना और संपोषणीय विकास है, उस परियोजनाओं के को जो है वित्त मुहैया कराया जाए और वित्तीयन के माध्यम से जो वैश्विक समृद्धि और विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए, यही सब है। तो ये आपने सारा चीज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जाने। न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या है, ब्रिक्स बैंक है, ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। 2015 में गठन हुआ था, मुख्यालय शंघाई में है, क्षेत्रीय मुख्यालय जोहान्सबर्ग में है। जोहान्सबर्ग में क्यों हुआ, क्योंकि आपने देखा ही वहीं पर डोरबन में पहले जो है मीटिंग हुआ था, मीटिंग में नहीं कुछ हुआ, तो फिर छठे सम्मेलन हुआ। छठे सम्मेलन फोर्टालेजा घोषणा पत्र आया, फोर्टालेजा घोषणा पत्र के बाद जो है इसका मतलब सबने साइन किया, तो फिर इस बैंक का मतलब स्थापना हो गया और काम भी कर रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं AIIB, नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है AIIB। AIIB क्या होता है भाई, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक। तो AIIB की स्थापना जो है 2016 में हुआ है और ये भी जो है ना एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसका कि उद्देश्य यही है एशिया पैसिफिक यानी एशिया प्रशांत क्षेत्र में अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना। और इसमें जो है ना AIIB का मुख्यालय कहाँ पे है भाई, मुख्यालय बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ है भाई, बीजिंग है चाइना में भाई।
पड़ोसी में है, अपने बगल में, चाइना में स्थित है। और एक चीज और इसमें जानने की बात है, जो इस बैंक की जो ऑथराइज कैपिटल है, अधिकृत पूंजी है, वो $100 बिलियन है। $100 बिलियन है। कितना? $100 बिलियन। क्या ऑथराइज कैपिटल? ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक। और चीन, भारत और रूस जो है, चाइना, इसमें इसलिए इसको जानना जरूरी है ना, जब अपना भारत का बहुत ही ज्यादा योगदान है। इंडिया और रूस, चाइना, इंडिया, रसिया, ये जो है ना बैंक में, इस बैंक में सबसे बड़े शेयर धारक हैं। पहले चाइना, इंडिया और रसिया, और मताधिकार भी रहेगा भाई उसी तरह से। और इस बैंक के पहले अध्यक्ष के रूप में चीन के पूर्व वित्त मंत्री जिन लिकुन को नियुक्त किया गया था। किसको? निन लिकुन भाई, जिन लिकुन, निन लिकुन नहीं था, ये जिन कर ले भाई, जिन लिकुन, जिन लिकुन को नियुक्त किया गया था। तो क्या है भाई, कैसा है कैपिटल? पहले चीन का, उसके बाद दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पे रूस है, और इसी तरह से मताधिकार का भी प्रयोग किया गया है। अब इसमें जो है ना, एक चीज आप छोटा सा ये समझ लीजिए, ये जो बैंक है AIIB, तो बैंक द्वारा एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि आपने पढ़ा, जैसी अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ विभिन्न अवसंरचना विकास परियोजनाओं को, मतलब साथ में भी सहवित्तीयन किया जा रहा है। पहले ये कहा जा रहा था कि जो ब्रिक्स देशों द्वारा जो भी स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रतिस्पर्धी के रूप में कार्य करेगा, लेकिन बैंक द्वारा अब तक कोई मतलब सहयोगात्मक भूमिका निभाया नहीं गया है, तो अभी मान नहीं सकते इन चीज़ों को। तो ये हो गई बात आपकी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। भारत सदस्य इसलिए जानना इसको जरूरी था। ओपेक के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ओपेक क्या होता है? नाम तो बहुत अच्छे से आप सुने होंगे। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन, ठीक है। तो ओपेक के नाम से भी इसे सीधा शॉर्टकट में जानते हैं, आप भी जानिए। ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो ये नया इंटर गवर्नमेंटल संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है, अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंट संगठन है। और इसकी स्थापना जो है ना 1960 में किया गया था। कब भाई? एक दिन में नहीं हुआ है, इसलिए ये चीज शायद सितंबर में हुआ था, सितंबर 1960 में, 10 से 14 सितंबर तक चला है। तो खैर डेट को छोड़िए, सितंबर 1960 में जो है ओपेक की स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था भाई? इसका मध्य इराक के बगदाद में आयोजित जो हुआ था, बगदाद सम्मेलन। हर चीज सम्मेलन में ही होता है, ऐसे नहीं हो जाता है। बगदाद सम्मेलन के दौरान जो है इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला द्वारा किया गया था। और वर्तमान में तो उस टाइम में तो यही सब था, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला 5 थे। लेकिन वर्तमान में इसमें 13 सदस्यीय संगठन है। और कितने सदस्य हैं? और एक बात और इसमें जानना आपको जरूरी है, जो ओपेक की जो स्टैट्यू है, संविधि के अनुसार इसके उद्देश्य भी निर्धारित है। तो उद्देश्य क्या रहेगा भाई? क्योंकि कोई चीज का अगर बिजनेस कर रहे हो तो दोनों सबका सेम मेट्रो रहना चाहिए ना, नहीं तो पता चलेगा मैं रेट इतना बढ़ा दूंगा, मैं बढ़ा दूंगा, है ना। कंपटीशन नहीं करना है। इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जो संगठन अपना बनाया और अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीति का समन्वय और एकीकरण किया। और पेट्रोलियम उत्पाद के लिए जो है ना अस्थायी आय और पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों की पूंजी पर उचित प्रतिफल जो है सुनिश्चित किया। तो ये हो गई बात आपकी ओपेक। हाँ, ओपेक देश वर्तमान में जो है वैश्विक पेट्रोलियम उत्पादन का लगभग 1/3, भाई गर्दा उड़ा रखा है, लगभग 1/3 जितना ग्लोबल में हो रहा है, पूरे विश्व में हो रहा है पेट्रोलियम उत्पादन, 1/3 उत्पादित करता है ये।
और इनका जो पेट्रोलियम भंडार, वैश्विक पेट्रोलियम भंडार का लगभग भंडार, ये तो उत्पादन तो इतना ही करता है, उत्पादन 1/3 करता है। देखिए बड़ा लॉजिकल है, उत्पादन 1/3 करता है, लेकिन भंडारण जो है ना, भंडारण जो है, ये भंडारण जो है ना, इसका जितना पूरे ग्लोबल का है उसका 2/3 कर रहा है। समझ जाइए बातों को। तो ये हो गई ओपेक की बात। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है उतना ही मैं डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब हम कर लेते हैं APEC, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, तो एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन में की जहां तक बात करें, इसमें एपेक, इसे एपेक के नाम से हम लोग जानेंगे, जिस तरह से वहां ओपेक जाने थे, यहाँ पे एपेक के नाम से जानेंगे। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, उससे अच्छा एशिया APEC याद रखिए। एपेक जो है, एपेक, ठीक है, ऐसे याद रखिए। एपेक जो है एशिया प्रशांत क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं के मध्य बढ़ती अंतर्निर्भरता को लाभ उठाने के लिए जो है 1989 में इसका गठन किया गया था, और इसका जो मुख्यालय है वो सिंगापुर में है, और वर्तमान में एशिया प्रशांत क्षेत्र के 21 सदस्यीय अर्थव्यवस्थाओं वाला एक संगठन है ये। और एपेक के सदस्यों को सदस्य देशों के स्थान पर सदस्य अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि एपेक की जो सदस्यता का मानदंड किसी देश का अलग अर्थव्यवस्था के रूप में होना है, सबका अलग अलग है भाई। अभी अपना इंडिया का ही है, इंडिया अपने अकॉर्डिंग चलता है। तो वही इसीलिए जो है ना, एपेक सदस्य अर्थव्यवस्थाओं का लक्ष्य ही है संतुलित, समावेशी और सुरक्षित समृद्धि का सृजन करना। इसका जो हर चीजों का उद्देश्य होता है, तो इसका भी लक्ष्य जो है, एपेक क्या लक्ष्य है? एपेक का लक्ष्य है संतुलित, समावेशी, संपोषणीय, सुरक्षित समृद्धि। सुरक्षित समृद्धि का सृजन करना। और इसका मुख्यालय कहां पे है? सिंगापुर में। तो ये सब चीज आपने APEC के बारे में, एपेक के बारे में जाना। अब हम लोग RCEP को जान लेते हैं, क्योंकि कभी जानते हैं जो इस देश को RCEP का सदस्य बनाया गया, फिर इसे बाहर कर दिया गया, तो ये सब क्या है थोड़ा इसलिए जान लेते हैं। RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी। ये जो है ना RCEP आसियान तथा 5 मुक्त व्यापार समझौता वाले देशों का एक प्रस्तावित और व्यापक समझौता है, और इस समझौते में जो है टोटल 15 सदस्य, टोटल जो है कितना सदस्य? 15 सदस्य शामिल है, जिसमें कि आसियान सदस्य 10 हैं, और आसियान सदस्य 10 हैं, और FTA अब ये बता रहा हूं आपको। जो इसमें जो होता है ना, इसमें एक चीज आपको ये जो एग्रीमेंट है, इस एग्रीमेंट के माध्यम से 5 सदस्य जो है FTA के सदस्य हैं। तो ट्रेड एग्रीमेंट है, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट, इसके 5 सदस्य को, यानी 15 सदस्य 10 जो है आसियान सदस्य तो इसमें रहेगा ही रहेगा, 5 सदस्य जो है उसको इन 10 पे डिपेंड करता है जो किसको लाता है। तो इसमें जो 10 सदस्य हैं और FTA के 5 सदस्य हैं, और वर्तमान में जो है ये क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी में शामिल देशों का वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में योगदान जो है लगभग 39% है। लगभग GDP में योगदान जो है, GDP में योगदान जो है
जीडीपी में योगदान 39% है। अच्छा, भारत के बारे में आसियान क्या मतलब ये है, कुछ है इसका भी? आरसीपी में इंडिया का कुछ रोल है, माइंड में तो आ रहा होगा। तो भारत जो है 2019 में, नवंबर 2019 में आसियान के +3 शिखर सम्मेलन में दौरान जो है आरसीपी से बाहर हो गया है। ये चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए। हालांकि क्वेश्चन हाई लेवल पे पूछा जाता है जब वो इंटरव्यू में पूछता है, या नहीं तो मेंस में टॉपिक में थे। प्रीलिम्स के व्यू से अपना लोग को इतना ही जानना था। लेकिन तो हुआ क्या ना, जो 2019 में भारत को जो है, भारत बाहर नहीं किया गया, ये खुद से बाहर हो गया, आरसीपी से बाहर हो गया। और आरसीपी से भारत के बाहर होने से पहले कुल सदस्यों की संख्या फिर कितना, अभी हम 15 लिखे हैं, इससे पहले जब भारत भी होगा तो कितना होगा, 16 होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिए, जो भारत जो है आरसीपी का मेंबर नहीं है, ये बाहर हो चुका है 2019 से। अब हम लोग बात कर लेते हैं टीपीपी। क्या होता है भाई टीपीपी? ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, प्रशांत प्रशांत भागीदारी। इसमें कितना सदस्य है? इसमें जो है ना, इसमें 11 सदस्य हैं। अब इसका जो क्या बोलते हैं, टीपीपी का ये प्रशांत भागीदारी का जो कॉन्सेप्ट है, आपको ये नाम से ही लग रहा है जो यहाँ पे प्रशांत जुड़ा हुआ, पैसिफिक। तो प्रशांत महासागर के आसपास स्थित जो देश है, तो उसमें से जो है उसने एक समूह बनाया था, और समूह बनाने के बाद एक समझौता हुआ। समझौता जो हुआ, ये समझौता कब हुआ भाई, ये चीज तो मैंने लिखा ही नहीं। ये समझौता बहुत ज्यादा दिनों की बात नहीं है, ये बात है 2016 का। 4 फरवरी 2016 को समझौता हुआ। उसी समझौता में ये लोग एक टीपीपी का गठन किया। तो ये जो है ना, हाँ अच्छा, एक चीज और लॉजिकल बात है, मैंने ये चीज बोल दिया, जो प्रशांत महासागर के आसपास स्थित जो देश हैं वही सब मिलकर इस संगठन बनाया। तो प्रशांत महासागर के आसपास जो अगर टोटल देश देखिएगा ज्योग्राफी में, तो आप कहिएगा यार यहाँ तो 12 है। लेकिन हुआ था क्या, इसका भी एक मतलब बड़ा ये बात आ गया था। ट्रम्प साहब उस टाइम ये थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उसने क्या किया, जब इसमें तो पहले हुआ जो चलो यार बनाएंगे अपना लोग, एक समझौता हुआ जो एक टीपीपी नाम की ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो लेकिन हुआ क्या ना, जो 2017 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा इस समझौते से बाहर होने का आदेश हस्ताक्षर करने से जो है मतलब ट्रंप साहब इसमें शामिल नहीं हुए। तो ट्रंप साहब शामिल नहीं हुए, बाहर हो गए, तो उसमें बच गया फिर इसलिए 11 सदस्य। जैसे कि आरसीपी में आपने देखा इंडिया भी बाहर हो गया, मोदी जी का मन हुआ नहीं मैं नहीं रहूंगा, चलो यार बाहर हो जाए। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखिएगा। तो इसमें 11 देश ही है। अब ये तो बात होगी टीपीपी की, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप की। एक छोटा सा बात हम लोग सार्क का भी कर लेते हैं, क्योंकि अपना पड़ोसी है ना बगल वाला, तो बगल वाला जो है तो इसलिए जानना इसको जरूरी है। हाँ, सार्क के बारे में हम लोग जानते हैं। सार्क, SAARC, एस फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन। अब इसमें क्या है ना भाई, जो इसकी स्थापना जो है, स्थापना 1985 में किया गया था। 1985 में स्थापना के बाद से ही सार्क का जो योगदान है, अच्छा एक चीज आपको ये मालूम होना चाहिए, क्या मालूम होना चाहिए, अपना देश भारत जो है ये सार्क से बहुत ज़्यादा इसको मतलब क्या बोल सकते हैं लगाव है भाई। क्यों लगाव है, क्योंकि आप जानोगे ना नेपाल किसके अंदर में है। नेपाल जो है ये किसके अंदर में है, अंडर मतलब नहीं बोलो, लेकिन अपना लोग का बात मानता है ना भाई, इंडिया का बात मानता है। तो बात मानता है तो इसने जो है उसका मुख्यालय वहीं पे रखा गया है भाई, तो मुख्यालय उस वहीं पे रखा गया है। तो इस सार्क देशों में टोटल जो देश है वो 8 देश हैं सार्क
दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। दक्षिण एशिया में जो भी हैं देश, 8 देश हैं। कौन कौन है भाई? इसका गठन 1985 में हुआ। 8 देश हैं। 8 देश में कौन कौन? भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव, श्रीलंका। देख रहे हैं ना, एकदम मैप माइंड में ले आइए। श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। लल्ला पाकिस्तान भी है भाई। तो पाकिस्तान भी है, तो एकदम कभी कभी तो इसमें आएगा ही, क्योंकि दोनों, भारत और पाकिस्तान दोनों तो भाई अपने अपने चीज़ों को लेकर के एकदम डटे रहते हैं, जो होना भी चाहिए ऐसा। तो ये जो दक्षेश, अच्छा इसको दक्षेश भी बोलते हैं, ये चीज़ याद रखिए। दक्षेश के नाम से भी जाना जाता है। तो 8 सदस्य होते हैं। तो 8 सदस्य जो हैं ये क्या करते हैं, इनके मध्य जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला यह संगठन है। मतलब एक तरह से बोले सारे चीजों में बढ़ावा देने वाला संगठन है। और 1985 की बात है। 1985 में ढाका में आयोजित किया गया था एक सम्मेलन। कहाँ पे? 1985 में जो है कहाँ पे आयोजित किया गया था? ढाका, बांग्लादेश में। ढाका में जो है आयोजित किया गया था एक सम्मेलन, और यहीं पे दक्षेश की स्थापना के लिए घोषणा पत्र की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कहाँ पे? ढाका में। और इसका सचिवालय कहाँ पे बनाया गया? दक्षेश का सचिवालय जो है नेपाल की राजधानी, कहाँ है भाई? नेपाल की राजधानी है काठमांडू। तो इसका जो सचिवालय है यानी मुख्यालय है वो कहाँ है? काठमांडू। एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। तो फिर क्या बात हुआ ना, जो 1985 के बाद 1993 में ढाका में आयोजित दक्षेश के 7वें शिखर सम्मेलन में जो है एक गठन हुआ था, उसका नाम था साप्टा। एक एग्रीमेंट हुआ था। कब हुआ था भाई? 7वें शिखर सम्मेलन। कब की बात है? 1993 की बात। 1993 में कहाँ पे? ढाका में ही। ढाका में ही एक सम्मेलन हुआ। उसमें क्या हुआ ना, जो ये 7वें शिखर सम्मेलन था, ढाका में 7वें शिखर सम्मेलन में एक एग्रीमेंट हुआ, समझौता हुआ, और उस समझौता में जो है जो संपन्न हुआ, उस समझौता में जो भी बात कहा गया उस बातों को सार्क अधिमान व्यापार समझौता यानी साप्टा प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, साप्टा, SAPTA, साप्टा। और यह जो है लागू जो है 7 दिसंबर 1995 को, जो भी समझौता यहाँ पे हुआ था उसे 7 दिसंबर 1995 से लागू कर दिया गया। तो ये 11 साल तक तो चलते रहा। फिर क्या हुआ ना, 2004 में देखिए कहा कैसे कैसे बढ़ रहे हैं आप। 85 के बाद 93 के बाद 2004 में दक्षेश के कौन से सम्मेलन? 12वें शिखर सम्मेलन में साफ्टा का कॉन्सेप्ट लाया गया। साफ्टा, SAFTA, सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र, सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता। और ये जो सम्मेलन था, तो इसमें समझौता तो 2004 में ही ये एग्रीमेंट हुआ, लेकिन इसको लागू जो है ना 2005 से किया गया। कब से किया गया भाई? 2005 से लागू किया गया। और 2005 से कब? 1 जुलाई 2005 से इसको जो है 1 जुलाई 2005 से जो भी समझौता हुआ था सार्क मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौता, उसे लागू किया। और इस समझौता के अंतर्गत जो है सदस्य देशों द्वारा 2009 तक सीमा शुल्क में क्या हुआ था? समझौता में कुछ बात हुआ था। हाँ, बात यही हुआ था जो अपना लोग जो है 5 साल तक, तो 5 साल 4 में बोला गया था, 4 5 4 9, यानी 2009 तक जो है सीमा शुल्क में 20% तक कमी करना है। सीमा शुल्क में 20% तक 20% तक कमी करने का प्रावधान किया गया था, और यही है साफ्टा। मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। ये जितने भी आपका इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन था, इनको आपने
अच्छे से समझे होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।